हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 6 दाब, पवन, झंझावात एवं चक्रवात इस पाठ के मुख्य परिभाषाएं, पाठ के अंदर के सभी प्रश्न, पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर को और पाठ में जितने भी क्रियाकलाप या एक्टिविटीज दे रखी हैं उन सभी को समझने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए पाठ में आई हुई परिभाषाओं को देखते हैं। दाब की परिभाषा बताइए, यानी कि दाब किसे कहते हैं। तो उत्तर है प्रति एकांक, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन है और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। अतः दाब का एसआई मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि N/m स्क्वायर। इस मात्रक को पास्कल भी कहते हैं, जिसे कि PA यानी कि P कैपिटल और A स्मॉल, तो PA के द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। और दाब का सूत्र है दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब हम इसे देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बॉक्स पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाए तो बॉक्स पर लगने वाला दाब होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दाब की गणना करनी है, जिसमें कि हमें बल दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। बल दे रखा है ये 100 न्यूटन, तो इसे हम बल की जगह पर रख देंगे। क्षेत्रफल दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, तो हम इसे नीचे बटे में रखेंगे 4 मीटर स्क्वायर। तो जब इसे काटेंगे तो आएगा 25। इस तरह से यदि 4 वर्ग मीटर के बॉक्स पर यदि 100 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उस बॉक्स पर लगने वाला जो दाब है वह 25 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, या हम इसे 25 पास्कल भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर उपस्थित वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि वायुमंडल किसे कहते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे या पृथ्वी के चारों ओर वायु विद्यमान होती है। हमारे या पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित इसी वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो देखिए वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में अन्य गैसें भी विद्यमान होती हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक विद्यमान होता है। अब देखिए तीसरी परिभाषा है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। वायु सभी वस्तुओं पर दाब आरोपित करती है, अर्थात दाब लगाती है। हमारे चारों ओर वायु के द्वारा लगाया गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि हमारे चारों तरफ वायु का एक आवरण है, तो इस प्रकार से पृथ्वी पर मौजूद हर किसी वस्तु के ऊपर, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के ऊपर वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। चौथा है झंझावात किसे कहते हैं। उत्तर है बहुत तेज वायु या हवा के साथ में जब बारिश, गरज, चमक या तूफान के आने को ही झंझावात कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में आंधी या फिर भीषण तूफान भी कहा जाता है, यानी कि जब बहुत तेज हवा चले, उस हवा के साथ में गरज भी हो, बिजली भी चमके और मूसलाधार बारिश भी हो, तो इन सभी को सम्मिलित रूप से कहते हैं झंझावात। पांचवी परिभाषा है तड़ित किसे कहते हैं। तड़ित अर्थात आकाशीय बिजली या आकाश में चमकने वाली बिजली। तो देखिए उत्तर है कि बादलों के भीतर अथवा बादलों के बीच में या फिर बादलों और धरातल के बीच में, यानी कि पृथ्वी के बीच में विद्युत आवेशों के परस्पर टकराने से या एक दूसरे के प्रति आकर्षण से उत्पन्न होने वाली चमक को ही तड़ित कहते हैं। तड़ित का अर्थ होता है बिजली या फिर आकाशीय बिजली। प्रश्न संख्या 6 है गर्जन किसे कहते हैं। गर्जन यानी तेज ध्वनि या गर्जना। उत्तर है तड़ित या आकाशीय बिजली की तीव्रता आसपास की वायु को तेज गति से गर्म कर देती है, जिससे कि वायु में प्रसार होता है और एक तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कि गर्जन कहते हैं। यानी कि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो यह अपने आसपास जो मौजूद वायु होती है उसके तापमान को अत्यधिक बढ़ा देती है, यानी कि वायु अत्यधिक गर्म हो जाती है। अब ये गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है और उसमें प्रसार होता है, यानी कि फैलाव होता है। तो इस तरह से बहुत सारी गर्म वायु जब अपनी जगह से एक साथ में हटती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि को ही गर्जन या गर्जना कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 तड़ित झंझावात किसे कहते हैं। उत्तर है तड़ित और गर्जन के साथ में जब कोई झंझावात आता है तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। तो देखिए तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली
और गर्जन यानी गर्जना या ध्वनि। तो जब आकाशीय बिजली भी चमके, उसके साथ में तेज गर्जना भी हो और मूसलाधार बारिश आए तूफान के साथ में, तब उसे कहते हैं तड़ित झंझावात। प्रश्न संख्या 8, चक्रवात किसे कहते हैं? उत्तर है कम वायुदाब के केंद्र के चारों ओर चक्राकार गति से चलने वाली तेज हवाओं के तूफान को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के साथ में अक्सर तेज बारिश, गरज, चमक और तूफानी हवाएं भी होती हैं। यानी कि ये केंद्र होता है और इस केंद्र में सबसे कम दबाव होता है, तो ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर इस प्रकार से एक सर्पिलाकार आकृति में, एक गोलाकार आकृति में या एक चक्र के रूप में हवाएं तेज गति से आती जाती रहती हैं। तो इन तेज हवाओं के तूफान को ही चक्रवात कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, चक्रवात अक्षी किसे कहते हैं? अक्षी यानी आंख। तो चक्रवात की आंख या चक्रवात अक्षी किसे कहते हैं? उत्तर है चक्रवात के केंद्र में या मध्य में अत्यधिक कम दाब का शांत और कम हवा वाला क्षेत्र होता है, वही क्षेत्र चक्रवात अक्षी कहलाता है। चक्रवात अक्षी वाले क्षेत्र में वायु शांत होती है, परंतु इसके आसपास के क्षेत्र में तीव्र वायु चलती है और भारी वर्षा होती है। यानी कि ये हो गया केंद्र। इस केंद्र के बिल्कुल आसपास में बहुत कम दबाव का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर वायु बिल्कुल शांत रहती है। तो इस केंद्र को ही कहते हैं चक्रवात अक्षी या चक्रवात की आंख। तो इस तरह से चक्रवात के केंद्र बिंदु को या चक्रवात का जो मध्य भाग होता है उसको कहते हैं चक्रवात अक्षी। प्रश्न संख्या 10, तड़ित झंझावात विभिन्न क्षेत्रों में किन किन नामों से जाने जाते हैं? उत्तर है तड़ित झंझावात विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में इन्हें काल बैसाखी और असम में इन्हें बोरदोई शिला के नामों से जाना जाता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इन्हें आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से इसलिए क्योंकि उस मौसम में जब आम की फसल होती है तो उसके लिए यह वर्षा अत्यंत ही उपयोगी होती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होने वाली इस तड़ित के साथ में जो बरसात होती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए पाठ के अंदर विभिन्न प्रश्नों पर जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 पर है खोजबीन और विचार करें। पहला प्रश्न है वायु की गति अन्य दिनों की तुलना में कुछ दिनों में अधिक तीव्र क्यों होती है? यानी कि कुछ दिन हवा बहुत तेजी से क्यों बहती है या क्यों चलती है? उत्तर है अन्य दिनों की तुलना में कुछ दिनों में वायु की गति का अधिक तीव्र होना उन दिनों दो क्षेत्रों के वायु दाब में अधिक अंतर होने की वजह से होता है। जब दो क्षेत्रों के वायु के दाब में अधिक अंतर हो जाता है तो वायु हमेशा उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। दबाव का अंतर जितना अधिक होगा हवा भी उतनी ही तेजी से बहेगी। यानी कि ये दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र में वायु का दाब अत्यधिक है, दूसरे क्षेत्र में वायु का दाब कम है, तो हवा इस अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। और ये तेजी किस पर निर्भर करेगी? इनके वायु दाब में अंतर जितना ज्यादा होगा हवा उतनी ही तेजी से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। तो इसीलिए कुछ दिनों में हवा अत्यधिक तीव्रता के साथ में बहती है। प्रश्न संख्या 2, जल की टंकियों को प्राय ऊंचाई पर क्यों रखा जाता है? उत्तर है जल की टंकियों को प्राय ऊंचाई पर इसलिए रखा जाता है ताकि ऊंचाई बढ़ने पर जल का दाब या प्रेशर बढ़ जाता है। इससे पानी बिना अतिरिक्त पंप के पाइपों के माध्यम से घरों और इमारतों तक आसानी से पहुंच जाता है। यानी कि जैसे जैसे पानी की हाइट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे पानी का जो प्रेशर है वह भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए देखिए जिन जो टंकियां होती हैं सरकारी टंकियां वो बहुत ऊंचाई पर बनाई जाती हैं, यानी कि उनके जो पिलर होते हैं उनको बहुत ऊंचा बनाया जाता है। इसीलिए पानी की जो टंकियां हैं उन्हें भी हमारे घर में भी सबसे ऊपर के स्थान पर यानी कि छत पर या फिर छत पर भी और थोड़ी ऊंचाई बना करके इन पानी की टंकियों को रखा जाता है। और जब पानी का दाब बढ़ जाता है तो फिर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पंप, मोटर या बूस्टर की लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पानी अपने बढ़े हुए दाब के कारण ही आसानी से हमारे घरों तक या और जो दूरस्थ इलाके हैं वहां तक अच्छे फ्लो के साथ में, अच्छे प्रवाह के साथ में पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 3, क्या वायु दाब हमें वस्तुतः दबा सकता है? तो देखिए उत्तर है कि वास्तव में वायु का दाब इतना अधिक होता है कि वह हमें आसानी से दबा सकता है, परंतु फिर भी वह हमें दबा नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि जितना वायु दाब हमारे शरीर पर बाहर से लगता है, यानी कि वायु जितना दाब हमारे शरीर के ऊपर बाहर से लगाती है उतना ही दाब हमारे शरीर के अंदर से बाहर की तरफ लगता है।
बाहरी और आंतरिक दाब के संतुलन के कारण ही हमें कोई नुकसान नहीं होता है। अगर बाहरी और आंतरिक दाब में बड़ा अंतर होता, जैसे कि वैक्यूम में होता है, तो यह हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता था। यानी कि मान लीजिए ये हमारा शरीर है और इस शरीर के ऊपर बाहर से वायु के द्वारा ये दाब लगाया जा रहा है, तो हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं उनके अंदर वायु उपस्थित होती है, उसके द्वारा दाब लगाया जाता है। हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसके द्वारा दाब लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्रव हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनके द्वारा भी दाब लगाया जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, वह सारा दाब मिलकर के इस बाहर वाले वायु दाब को संतुलित कर देता है, जिसके कारण कि ये दोनों जो दाब हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान इस बाहरी वायु दबाव से नहीं होता है। और इसीलिए हम वायु दाब के कारण दबते नहीं हैं, कुचले नहीं जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, झंझावात एवं चक्रवात किन कारणों से होते हैं? यदि पृथ्वी का घूमना रुक जाए तो क्या चक्रवात फिर भी बनेंगे? उत्तर है झंझावात यानी कि स्टॉर्म और चक्रवात यानी कि साइक्लोन बनने के कारण। जब किसी भी क्षेत्र में हवा बहुत गर्म होकर के ऊपर उठती है तो वह क्षेत्र निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में आसपास के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से हवा तेजी के साथ में उस निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर आती है और गर्म वायु को ऊपर उठाती है। इससे चक्रण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे कि झंझावात और चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये कोई क्षेत्र है मान लीजिए और ये सूरज की गर्मी से अत्यधिक गर्म हो गया है, तो यहाँ पर उपस्थित जो हवा होती है वह भी गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण यह हवा हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण अब ये ऊपर की तरफ उठती है। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि कोरियोलिस प्रभाव इन तेज हवाओं को घुमावदार गति देता है, जिससे कि चक्रवात का गोलाकार रूप बनता है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो कोरियोलिस प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, तो तेज तूफान झंझावात आ सकते हैं, लेकिन हवाएं घूम करके चक्राकार संरचना नहीं बनाएंगी, इसीलिए घूमते हुए चक्रवातों का निर्माण नहीं होगा। यानी कि जो हवा गर्म होकर के ऊपर उठ गई थी और उसकी जगह पर आसपास की जो ठंडी हवा आ रही थी उच्च दाब के क्षेत्र से, तो यह काम तो होगा क्योंकि यह हो रहा है दाबों में अंतर के कारण। लेकिन जो ये गोलाकार रूप में अंदर आ रही थी और फिर ये एक सर्कल का निर्माण कर रही थी, वह प्रक्रिया नहीं होगी। वह प्रक्रिया होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके घूमने के साथ ही इन घूमते हुए चक्रवातों का निर्माण होता है। हवा एक सर्कल के रूप में अंदर जाती है, फिर वो वापस से फिर ठंडी होकर के फिर नीचे आती है, तो इस प्रकार से एक सर्कल या एक चक्र का निर्माण होता है। तो जब पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाएगी तो इस प्रकार से हवाओं का गोलाकार रूप में ऊपर जाना और फिर नीचे आना, यह क्रम भी टूट जाएगा। तो इस प्रकार से घूमते हुए जो चक्रवात है उनका निर्माण नहीं होगा। पृष्ठ संख्या 83 पर स्थित प्रश्न है, क्या द्रव भी दाब डालते हैं? उत्तर है हाँ। द्रव अपने पात्र की तली यानी कि तले पर, दीवारों पर सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। जब द्रव किसी सतह पर होता है तो उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सतह पर दाब उत्पन्न करता है। जैसे जैसे द्रव की ऊंचाई बढ़ती जाती है उसका दाब भी बढ़ता जाता है। जैसा कि हमने देखा कि पानी की टंकियों की ऊंचाई जब बढ़ा देते हैं तो उनका दाब भी बढ़ जाता है। पृष्ठ संख्या 84 पर स्थित प्रश्न है, यदि पाइप के भीतर जल स्तंभ की ऊंचाई में वृद्धि की जाए तो गुब्बारे के फैलाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए इसे एक प्रयोग के माध्यम से समझाया है। तो इस प्रयोग में देखिए क्या करा है, दो एक नाप के पाइप लिए हैं, यानी कि इनका जो व्यास है वो बिल्कुल एक बराबर है और इनको इस तरह से स्टैंड के ऊपर लगा दिया है। अब इसमें देखिए जो ये पहला पाइप है इसमें जल को भर करके इसका जो ऊंचाई है उसको निश्चित कर दिया है और इसके नीचे जो मुंह है उसके ऊपर गुब्बारा लगा दिया है। अब इसी तरह से ये जो दूसरा पाइप है इसको भी स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं और इसके निचले वाले सिरे के ऊपर एक गुब्बारा और बांध दिया है। अब इस जो दूसरा पाइप है इसमें क्या करें कि जो जल स्तंभ है उसकी ऊंचाई को निश्चित नहीं करा है, इसमें अभी भी जो जल है उसको डालते जा रहे हैं, यानी कि पानी की जो ऊंचाई है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि इसके नीचे जो गुब्बारा बंधा हुआ है उसका फैलाव अधिक होता है या वह ज्यादा मात्रा में फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे जल स्तंभ की ऊंचाई को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पानी का जो दबाव है वह भी बढ़ता जाता है। तो अब इस दूसरे वाले पाइप में जल स्तंभ की ऊंचाई को बढ़ा दिया है तो क्या हुआ, इसके तले के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है, दाब है, वह भी बढ़ जाता है। तो
तो इस बढ़े हुए दाब के कारण यह गुब्बारे में फैलाव अधिक सीमा तक होता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है कि जैसे जैसे जल स्तंभ की ऊंचाई को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गुब्बारे के फैलाव में भी वृद्धि होती जाती है, क्योंकि जल स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने के साथ में उसका दाब बढ़ता जाता है और जो बढ़ा हुआ दाब है वह ही इस गुब्बारे को फैलाने में मदद करता है। तो अब देखिए उत्तर किस प्रकार से हम लिखेंगे कि जैसे जैसे पाइप के भीतर जल स्तंभ की ऊंचाई बढ़ाती जाएंगे वैसे वैसे गुब्बारे का फैलाव बढ़ता जाएगा, यानी कि गुब्बारा बड़ा होता जाएगा। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे जल की ऊंचाई बढ़ती जाती है जल का दबाव बढ़ता है, दबाव के बढ़ने से गुब्बारे का आकार भी बड़ा होता जाता है। प्रश्न संख्या 2, मान लीजिए कि आप 3 मंजिला भवन के द्वितीय तल पर रहते हैं और जल की टंकी सबसे ऊपर के तल की छत पर रखी हुई है। आप अथवा प्रथम तल पर रहने वाले आपके मित्र दोनों में से किसे नल से निकलने वाले जल का अधिक प्रभाव प्राप्त होगा, कारण बताइए। तो देखिए एक 3 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसमें आप रहते हैं या द्वितीय तल पर और आपका मित्र रहता है प्रथम तल पर, और जो पानी की टंकी है वह रखी हुई है सबसे ऊपर पर, यानी कि तृतीय जो बिल्डिंग है उसकी छत पर, तीसरी मंजिल की छत पर ये पानी की टंकी रखी हुई है। तो अब हमें बताना है कि इस टंकी में से जो जल का प्रवाह है वह द्वितीय तल पर अधिक प्राप्त होगा या प्रथम तल पर इस पानी का प्रवाह अधिक प्राप्त होगा। तो देखिए पानी की टंकी की जो ऊंचाई है वह द्वितीय तल के मुकाबले जो प्रथम तल पर है वहां से ये ऊंचाई ज्यादा है। तो पानी की जब हाइट बढ़ती है, यानी कि पानी का जो स्रोत है उसकी ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी पानी का प्रेशर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो पानी का प्रेशर ऊंचाई बढ़ने के कारण बढ़ेगा, तो इसलिए प्रथम तल पर जो मित्र रहता है उसके यहाँ पर पानी अधिक प्रेशर से आएगा, बजाय द्वितीय तल पर जहाँ आप रहते हैं वहां पर कम प्रेशर से पानी प्राप्त होगा। अब देखिए हम इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे कि मेरे मित्र जो कि प्रथम तल पर रहते हैं उन्हें नल से निकलने वाले जल का अधिक तेज प्रभाव प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि जल का दबाव उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से कि वह गिरता है। चूंकि जल की टंकी सबसे ऊपर की छत पर है इसीलिए पहले तल पर पानी की ऊंचाई द्वितीय तल की तुलना में अधिक होगी, जिससे कि पहले तल में लगे हुए नल पर दबाव ज्यादा रहेगा। इसके विपरीत मेरे या दूसरे तल पर मेरे नल की ऊंचाई कम होगी, इसीलिए जल का प्रवाह भी दूसरे तल पर कम प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर जल कम दाब के साथ में या कम प्रवाह के साथ में प्राप्त होगा। पृष्ठ संख्या 85 पर स्थित प्रश्न है, आपने देखा होगा कि जल के पाइप के छिद्रों से अथवा रिसाव वाले जोड़ों से जल की प्रवल धारा फव्वारे के रूप में निकलती है। क्या आप समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल के द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए गए दाब के कारण होता है? तो देखिए उत्तर है, जल के पाइप के छिद्रों से या रिसाव वाले जोड़ों से जल की प्रबल धारा फव्वारे के रूप में निकलती है। यह इसलिए होता है क्योंकि पाइप की दीवारों पर जल के द्वारा दबाव होता है। जब दबाव अधिक होता है तो जल तेजी से बाहर निकलता है, जो कि जल की प्रबल धारा अर्थात फव्वारे के रूप में निकलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जल दबाव बहुत तेजी से डालता है तो जल भी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, तो वह दूर तक उसकी धारा जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि फव्वारे के रूप में जल बाहर निकल रहा हो। इसका अर्थ है कि द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, जिससे कि रिसाव वाले स्थान से जल बाहर निकलता है। पृष्ठ संख्या 88 पर स्थित प्रश्न है, क्या वायु दाब में अंतर पवन के बनने से संबंधित है? पवन कैसे बनती है? उत्तर है हाँ, वायु दाब में अंतर पवन के बनने से संबंधित है। जब वायु दाब का स्तर एक क्षेत्र में उच्च यानी कि ज्यादा हो जाता है और दूसरे क्षेत्र में निम्न दाब का बनता है तो फिर हवा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है या चलती है। इस चलती हुई हवा को ही हम पवन कहते हैं। इसीलिए वायु दाब में अंतर पवन के निर्माण का मुख्य कारण होता है। अब पाठ के अंत के प्रश्न देखते हैं। जिज्ञासा बनाए रखें। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, तो जो सही है उसे हमें चुनना है। पहला प्रश्न है, चित्र 6.21 को ध्यान पूर्वक देखिए। पात्र ग में जल भरा जा रहा है। जल भरने की प्रक्रिया रोकने पर पात्रों में जल स्तर होगा। तो देखिए ये चित्र 6.21 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से ये 3 पात्र हैं जिन्हें कि आपस में ये नली के द्वारा जोड़ा गया है, और जो क पात्र है उसमें लगातार जल भरा जा रहा है। अब जब ग पात्र के अंदर जल भरने की प्रक्रिया को रोक देंगे तो इन तीनों पात्रों के अंदर जल का स्तर क्या होगा? तो देखिए इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। क है
कि पात्र क में उच्चतम होगा, यानी कि इस वाले में सबसे ज्यादा होगा। ख विकल्प है कि पात्र ख में उच्चतम होगा, दूसरे वाले पात्र में सबसे ज्यादा होगा। ग विकल्प है कि पात्र ग में उच्चतम होगा, यानी कि इस पात्र में सबसे ज्यादा होगा। या फिर घ विकल्प है कि सभी पात्रों में समान जल स्तर होगा। तो इसमें जो घ वाला विकल्प है वह सही होगा कि सभी पात्रों में समान जल स्तर होगा। तो पहले हम उत्तर को लिख लेते हैं। घ उत्तर है सभी पात्रों में समान। अब देखिए सभी पात्रों में समान जल स्तर क्यों होगा, क्योंकि जब ग पात्र को जल से भर देते हैं तो क्या होगा, ग पात्र के अंदर सबसे ज्यादा पानी का दबाव हो जाएगा, तो पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जाएगा। तो इस ग वाले पात्र से जल ख वाले में जाएगा। अब ख वाले में ज्यादा हो जाएगा तो ख वाले से फिर ये क वाले में जाएगा। और ये पानी का बहाव कब तक रहेगा, जब तक कि इन तीनों पात्रों का पानी का जो दबाव है वह समान नहीं हो जाए, यानी कि जो जल स्तर है वह इन तीनों पात्रों का समान ना हो जाए। जब तीनों पात्रों का जल स्तर समान हो जाएगा तो इसका मतलब इनका दाब भी तीनों का समान हो जाएगा। अब फिर पानी और आगे नहीं बहेगा। दूसरा प्रश्न है, एक रबड़ चूसक का को एक समतल चिकने पृष्ठ पर एवं समान चूसक खा को खुरदरे पृष्ठ पर दबाया गया है। यानी कि दो रबड़ चूसक या रबड़ सकर हैं, का और खा। का वाले को समतल चिकने पृष्ठ पर चिपकाया है और खा वाले को खुरदरे पृष्ठ पर दबाया है या चिपकाया है। तो अब यहाँ पर ये चार विकल्प दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए का वाला है कि का और खा दोनों ही अपने पृष्ठ से चिपक जाएंगे, यानी कि का वाला तो समतल पृष्ठ से चिकने पृष्ठ से चिपक जाएगा और जो खा वाला चूसक है वह खुरदरे पृष्ठ पर चिपक जाएगा। ख विकल्प है क और ख दोनों ही अपने पृष्ठ से नहीं चिपकेंगे। ग विकल्प है का चिपक जाएगा परंतु खा नहीं चिपकेगा। और घ विकल्प है का नहीं चिपकेगा परंतु खा चिपक जाएगा। पहले तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वह है ग वाला विकल्प, यानी कि क तो चिपक जाएगा परंतु ख वाला जो रबड़ चूसक है वह नहीं चिपकेगा। तो उत्तर लिख देंगे हम ग विकल्प को। अब हम ये देखेंगे कि क वाला क्यों चिपकता है और ख वाला क्यों नहीं चिपकता है। तो देखिए जब का वाला रबड़ चूसक है इसको समतल सतह से चिकनी सतह के ऊपर जब चिपकाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से ये रबड़ चूसक होता है। समतल सतह के ऊपर जब इस रबड़ चूसक को चिपकाते हैं तो इनके बीच की, यानी कि दोनों की सतह के बीच की जो हवा है वह पूरी तरह से निकल जाती है। इनके बीच में कोई हवा नहीं रहती है, जिसकी वजह से अंदर से जो वायु का दबाव है वह बिल्कुल भी नहीं रहता है और बाहर से जो वायुमंडलीय वायु है वह उसके ऊपर लगातार दबाव डालती रहती है, जिससे कि यह इस चिकनी सतह के ऊपर यह रबड़ सकर आसानी से चिपका रहता है। वहीं देखिए इसकी जगह पर जब खुरदरी सतह होती है, यानी कि जो ख वाला चूसक है उसको जब किसी खुरदरी सतह के ऊपर चिपकाया जाता है, खुरदरी सतह यानी कि जिसमें बीच बीच में गड्ढे हों, दरारें हों, जिसकी सतह एक जैसी ना हो, तो जब इसके ऊपर इस रबड़ चूसक को चिपकाते हैं तो क्या होता है, इनकी इन दरारों के बीच में, इन गड्ढों के बीच में थोड़ी बहुत हवा रह जाती है। तो इस हवा के द्वारा अंदर की तरफ से भी दबाव बनता है, यानी कि पूरी तरह से निर्वात उत्पन्न नहीं होता है। और वहीं बाहर से भी जो हवा है वो हवा का दबाव बनाती है, वायु दाब लगाती है। तो इस तरह से दोनों का जो दाब है वो परस्पर संतुलित हो जाता है और यह जो रबड़ चूसक होता है वह इस खुरदरी सतह पर चिपकता नहीं है। प्रश्न संख्या 3, किसी भवन की छत पर एक जल की टंकी को h ऊंचाई पर रखा जाता है। भूतल पर जल को अधिक दाब से प्राप्त करने के लिए हमें करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये चार विकल्प दे रखे हैं, जो सही विकल्प है उसे हमें चुनना है। क विकल्प है जहाँ टंकी रखी है उस ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए। ख विकल्प है जहाँ टंकी रखी है उस स्थान की ऊंचाई h को कम कर दिया जाए। ग है टंकी को समान ऊंचाई वाली दूसरी टंकी जिसमें कि अधिक जल आ सके उसे परिवर्तित कर दिया जाए, यानी कि ज्यादा क्षमता वाली जो टंकी है उसको लगा दिया जाए। घ विकल्प है टंकी को समान ऊंचाई की दूसरी टंकी जिसमें कि कम जल आ सके उसे परिवर्तित कर दिया जाए, यानी कि कम क्षमता वाली टंकी लगा दी जाए। तो इसमें देखिए जो सही विकल्प है वह है क, जहाँ टंकी रखी है उस ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से इसमें सही विकल्प है क, जहाँ टंकी रखी है उस ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए, यानी कि जहां पर टंकी रखी है वहां से टंकी को हटा करके किसी और ऊंचे स्थान पर उसको रख दिया जाए। तो इस तरह से जब हम हाइट को बढ़ाएंगे तो हाइट बढ़ने से क्या होगी, पानी का जो प्रेशर है वह भी बढ़ जाएगा और जब पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा तो भूतल पर अधिक दबाव के साथ में पानी हमें प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न है, दर्शाए गए चित्र 6.22 में दो पात्र क और ख में समान स्तर तक जल भरा गया है। दोनों पात्रों में लगने वाले दाब क्रमशः पी क और पी ख तथा बल क्रमशः पी एफ क और एफ ख में संबंध होगा।
तो यहाँ पर देखिए ये चित्र 6.22 दे रखा है, जिसमें ये दो पात्र हैं क और ख। समान स्तर तक यानी कि इन दोनों में जो जल भरा है उसकी ऊंचाई समान है। तो अब हमें बताना है कि दोनों पात्रों पर जो दाब लग रहा है उसमें क्या संबंध है और इनके ऊपर जो बल लग रहा है उसके अंदर क्या संबंध है। 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है क वाला कि पी क बराबर पी ख, यानी कि दोनों पात्रों पर जो जल का दाब है वह बराबर है। एफ क बराबर एफ ख के, और जो बल लग रहा है वो भी दोनों में समान है। ख है विकल्प पी क बराबर पी ख के, दोनों पात्रों में पानी का जो दाब है वो बराबर है, लेकिन एफ क छोटा है एफ ख से, यानी कि पहले पात्र के ऊपर जो बल लग रहा है वो कम है और ख के ऊपर जो बल लग रहा है वो ज्यादा है। ग विकल्प है पी क छोटा है पी ख से, यानी कि पहले पात्र के ऊपर जो दाब लग रहा है वो कम है और ख वाले के ऊपर दाब ज्यादा है। एफ के बराबर एफ ख के, लेकिन दोनों के ऊपर जो बल है वो बराबर है। घ विकल्प है कि पी क बड़ा है पी ख से, यानी कि जो क वाला पात्र है इसका दाब ज्यादा है ख वाले पात्र से, लेकिन एफ क बड़ा है एफ ख से, यानी कि पहले पात्र के ऊपर जो बल लग रहा है वह ज्यादा है एफ ख वाले से, यानी कि ख वाले पात्र के ऊपर जो बल लग रहा है उससे ज्यादा। तो इन चारों में हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है उसको समझने के लिए हम पहले इनके दाब और बल को समझ लेते हैं। तो देखिए दाब जो निर्भर करता है वह जल स्रोत की ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे जैसे जल स्रोत की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। यहाँ पर इन दोनों पात्रों में जो जल है उसकी ऊंचाई बराबर है, यानी कि एच के बराबर है एच ख के, तो इसलिए दोनों पात्रों का दाब भी बराबर होगा। तो पी के बराबर होगा पी ख के। तो दाब तो हो गया दोनों पात्रों में बराबर। अब हम बल को समझें कि बल में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ख वाला बर्तन है यह ज्यादा बड़े आकार का है, तो इसलिए ख वाले पात्र में ज्यादा पानी आएगा। तो जब इसमें ज्यादा मात्रा में पानी आएगा तो यह ज्यादा मात्रा में इसका जब वजन है तो यह ज्यादा ही बल लगाएगा। तो इसलिए जो ख पात्र में जो जल है उसके द्वारा ज्यादा मात्रा में बल लगाया जाएगा, तो क पात्र की तुलना में यह ज्यादा बल होगा। तो इस तरह से दोनों पात्रों में जो बल का संबंध है वो क्या होगा कि एफ क होगा छोटा एफ ख से, यानी कि दोनों पात्रों में दाब तो बराबर होगा, लेकिन जो क वाला पात्र है इसका बल कम होगा ख वाले पात्र की तुलना में। तो अब देखिए यह जो विकल्प है वह है ख वाला विकल्प। तो उत्तर में हम लिख देंगे ख वाले विकल्प को कि पी के बराबर है पी ख के और एफ ख छोटा है एफ ख से। प्रश्न संख्या 2, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला कथन है वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, तो यह कथन सत्य है। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे सत्य। दूसरा कथन है द्रव केवल पात्र के तल पर दाब डालते हैं, तो यह कथन असत्य है। ब्रैकेट में हम लिख देंगे असत्य। तो अब देखिए ये असत्य क्यों है कि द्रव केवल पात्र के तल पर ही नहीं बल्कि सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। जैसा कि हमने देखा था उदाहरण कि जब पाइप में कोई छेद हो जाता है, रिसाव हो जाता है, तो उस छेद से फव्वारे के रूप में पानी बाहर निकलता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो द्रव या जल होता है वो तल पर ही नहीं बल्कि उस पात्र की सभी दीवारों पर भी समान रूप से दाब डालता है। तो इस प्रकार से यह कथन असत्य है। तीसरा है चक्रवात अक्षी में मौसम झंझावाती होता है, तो यह कथन असत्य है। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में असत्य। और इसका जो सही है उत्तर वो क्या है कि चक्रवात के केंद्र में या अक्षी में जो मौसम होता है वो सामान्यतः शांत होता है। चौथा है तड़ित झंझा के समय हम कार में सुरक्षित रहते हैं, तो ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 3, चित्र 6.23 के में रेतीली सतह पर एक लड़के को क्षैतिज रूप से लेटा हुआ दर्शाया गया है और चित्र 6.23 के में लड़के को ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ दर्शाया है। किस स्थिति में लड़का रेत के अंदर अधिक धंसेगा, कारण दीजिए। तो देखिए ये क वाला चित्र है, इसमें क्या देख रहे हैं हम, लड़का क्षैतिज रूप से लेटा हुआ यानी कि पृथ्वी के समानांतर, लेटने को कहते हैं क्षैतिज रूप से लेटना। और जो ख वाला चित्र है इसमें लड़का इस तरह से सीधा खड़ा हुआ है यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा हुआ है। अब हमें बताना है कि दोनों स्थिति में से कौन सी स्थिति में लड़का रेत के अंदर अधिक धंसेगा और क्यों। तो देखिए दोनों स्थितियों में हम पहले देखें कि समान स्थिति क्या है कि ये लड़का एक ही है, तो इसका जो वजन है या भार है या बल है वो समान है। अंतर किस बात का है कि पहली अवस्था में यह लेटा हुआ है तो इसके द्वारा ज्यादा मात्रा में जगह को घेरा गया है यानी कि इसमें क्षेत्रफल ज्यादा है। दूसरी स्थिति में वह खड़ा हुआ है तो इसके द्वारा कम मात्रा में क्षेत्र को घेरा गया है। तो देखिए रेत के लिए में धंसने के लिए जो कारक जिम्मेदार है वह क्या है, दाब। दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यानी कि दाब के लिए हमें बल भी चाहिए और क्षेत्रफल का भी हमें पता होना चाहिए। तो बल क्या होता है? बल है लड़के का वजन।
मान लीजिए लड़के का वजन है 50 किलो, यानी कि दोनों स्थितियों में इसका वजन 50 किलो है, या बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो 50 न्यूटन। और क्षेत्रफल देखिए लेटिव स्थिति में इसके द्वारा ज्यादा क्षेत्र घेरा गया है, ज्यादा जगह घेरी गई है, यह हम मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि पहली स्थिति में जो दाब लगाया जा रहा है वह कितना है, 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरी स्थिति में जो बल है वह तो 50 न्यूटन है, लेकिन इसके द्वारा जो जगह घेरी गई है, जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, यह हम मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मीटर स्क्वायर। जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरी स्थिति में जबकि वह सीधा खड़ा है, उस स्थिति में लड़के के द्वारा धरती के ऊपर ज्यादा मात्रा में दाब लगाया जा रहा है। तो जब ज्यादा दाब लगा रहा है तो यह मिट्टी में या रेत में ज्यादा गहराई तक धंसेगा। तो अब देखिए हमने इसको समझ लिया है। अब हम इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। दोनों ही अवस्थाओं में लड़के का वजन या बल तो समान है, परंतु लड़के के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल अलग अलग है। जब लड़का चित्र 6.23 के में क्षैतिज रूप से लेटा हुआ है, तब उसके द्वारा ज्यादा क्षेत्र घेरा हुआ है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र या रेत पर दबाव कम हो जाता है और वह ज्यादा धंसता नहीं है। लेकिन जब लड़का 6.23 खे में ऊर्ध्वाधर खड़ा है या सीधा खड़ा है, तब उसके द्वारा कम क्षेत्र घेरा हुआ है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र रेत पर अधिक दबाव पड़ता है, इसीलिए लड़का ऊर्ध्वाधर या सीधा खड़े होने पर रेत में ज्यादा धंसता है। प्रश्न संख्या 4, एक हाथी अपने चारों पैरों पर खड़ा है। यदि एक पैर के द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है और हाथी का भार 20,000 न्यूटन है, तो हाथी के द्वारा स्थल पर आरोपित दाब की गणना कीजिए। यानी कि हाथी धरती के ऊपर कितना दाब लगाएगा, उस दाब की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले ये देखें कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमें हाथी का भार यानी कि वजन। वजन कितना होता है, वजन हम किसे कहते हैं, यानी कि वह बल जिसके द्वारा धरती किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो उस फोर्स को ही हम किसी भी वस्तु का वजन या भार कहते हैं। तो इस तरह से फोर्स और वजन एक बात हो गई। तो F बराबर हो गया 20,000 न्यूटन। अब एक पैर के द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्रफल हमें दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, A यानी कि एरिया। तो एरिया बराबर हो गया 0.25 मीटर स्क्वायर। और यह क्या है, एक पैर के द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्रफल। अब चूंकि हाथी चारों पैरों पर खड़ा है, तो चारों पैरों के द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए चारों पैरों के द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्रफल हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर इंटू 4। तो कितना हो जाएगा, ये 1.00 मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद में जो जीरो होती है उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास में देखिए क्षेत्रफल आ गया और ये बल आ गया। तो अब हम दाब की गणना कर सकते हैं। तो हाथी के द्वारा स्थल के ऊपर आरोपित दाब, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। बल हमें दे रखा है 20,000 न्यूटन, क्षेत्रफल हमने क्या निकाला 1 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हाथी के द्वारा स्थल पर आरोपित दाब होगा या स्थल पर लगाया गया दाब है 20,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या इसे हम 20,000 पास्कल भी लिख सकते हैं। दाब की यूनिट होती है पास्कल। तो इस तरह से 20,000 पास्कल, यानी कि 20,000 पास्कल का दाब लगा करके हाथी जमीन को या धरती को दबा रहा है। 5वां प्रश्न है, क और ख 2 नाव हैं। नाव क के आधार का क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर है और उसमें 5 लोग बैठे हैं। नाव ख के आधार का क्षेत्रफल 3.5 मीटर स्क्वायर है और उसमें 3 लोग बैठे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति का भार 700 न्यूटन है, तो पता लगाइए कि किस नाव के आधार पर अधिक दाब लगेगा और कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम वह देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का भार दे रखा है, यानी कि उसका वजन दे रखा है या बल दे रखा है। तो प्रत्येक व्यक्ति का भार या बल बराबर हो गया 700 न्यूटन। अब नाव क में 5 व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए अब 5 व्यक्तियों का कुल भार कितना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का भार हमें दे रखा था 700 न्यूटन। तो क नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 5 व्यक्तियों का भार या बल कितना हो गया, 5 × 700 तो हो गया 3500 न्यूटन। अब इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है कि नाव क के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 7 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में और ये हो गया बल। तो अब हम सबसे पहले गणना कर लेंगे कि नाव क के आधार पर कितना दाब लगेगा। तो देखिए बल कितना हुआ 3500 न्यूटन और क्षेत्रफल कितना है 7 मीटर स्क्वायर। तो जब काटेंगे इनको आपस में तो देखिए क्या आ जाएगा, नाव क के आधार पर दाब है 500 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
अब देखिए ख नाप की गणना करते हैं। तो ख नाप में हमें क्या दे रखा है कि 3 व्यक्ति दे रखे हैं, कि 3 व्यक्ति बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति का भार हमें बता दिया था कि 700 न्यूटन दे रखा है। तो इसलिए 3 व्यक्तियों का कुल भार या बल कितना हो जाएगा, दोनों 3 से गुणा कर देंगे 700 को तो हो जाएगा 2100 न्यूटन। तो ये तो हो गया बल। अब है नाभ ख के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 3.5 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास बल भी हो गया और ये क्षेत्रफल भी आ गया। तो अब हम दाब की गणना कर सकते हैं। तो नाभ ख के आधार पर दाब कितना हो जाएगा, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। बल है 2100 न्यूटन, क्षेत्रफल है 3.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस डेसिमल को इस हटा देंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया 21,000 न्यूटन अपॉन 3500 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए पहले इसको 7 से काट लेंगे, ऊपर और नीचे की संख्याएं दोनों 7 से कट जाएंगी। तो 7 तिया 21, ये 3 0 और नीचे बचेगा 5 मीटर स्क्वायर। अब इसको जब और आगे काटेंगे तो देखिए 5 से ये 30 कट जाएगा, तो 5 छिका 30। नाभ ख के आधार पर दाब लगेगा 600 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो अब दोनों नाभों का दाब कितना है, तो देखिए नाभ क पर कितना दाब है 500 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर हम इसे 500 पास्कल भी कह सकते हैं। इसी तरह से नाभ ख पर दाब है 600 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या हम इसे 600 पास्कल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास में इन दोनों नाभों का जो दाब है वह आ गया। तो दोनों नाभों के आधार पर लगने वालों की दाबों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि नाभ ख के आधार पर अधिक दाब लगेगा। तो देखिए ख का अधिक दाब है, तो इसका मतलब ख नाभ के आधार पर अधिक दाब लगेगा, जो कि 600 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर है, और यह पहली नाभ से 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अधिक है। तो ये देखिए ख नाभ पर 600 है, क नाभ के ऊपर 500 है, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस तरह से ख नाभ के आधार पर लगने वाला दाब 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अधिक होगा। प्रश्न संख्या 6, यदि वायु और बादल दोनों विद्युत के सुचालक होते तो क्या तड़ित उत्पन्न होती? अपने उत्तर का कारण दीजिए। उत्तर है कि यदि वायु और बादल दोनों ही विद्युत के सुचालक होते तो तड़ित उत्पन्न नहीं होती, यानी कि जो हम आकाशीय बिजली की घटना देखते हैं वह नहीं होती। तो अब देखिए तड़ित उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है। तड़ित के लिए बादलों में विद्युत आवेशों का भारी मात्रा में संचय होना और इन संचित आवेशों का एक साथ में तीव्रता के साथ में वायु में अचानक से प्रवाहित होना आवश्यक है। भारी मात्रा में संचित आवेशों के एक साथ में वायु में प्रवाहित होने की वजह से ही कुछ क्षण के लिए प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि जो तड़ित उत्पन्न होती है यह क्यों होती है, जब बादलों के अंदर अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाते हैं और ये आवेश नीचे पृथ्वी पर आ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो हवा मौजूद है वह एक विद्युत रोधी परत का कार्य करती है। लेकिन जब बादलों के अंदर आवेशों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, बादल इन्हें झेलने में समर्थ नहीं होता है, तो ये आवेश क्या करते हैं, अपने तीव्र प्रवाह के साथ में धरती की तरफ आने लगते हैं और जो हवा का विद्युत रोधी गुण है उसको ये कुछ क्षण के लिए समाप्त कर देते हैं, उसको ये भेदने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये अपने पूरे प्रवाह के साथ में तीव्र वेग के साथ में हवा में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही आवेश अपनी पूरी भारी मात्रा के साथ में हवा में प्रवेश करते हैं तो एक चिंगारी या एक प्रकाश जैसा कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होता है। तो अब देखिए वायु के सुचालक होने की स्थिति में बादलों में विद्युत आवेश संचित नहीं हो पाते, इनकी बादलों से लगातार जो आवेश हैं वो हवा के अंदर प्रवाहित होने लगेंगे, क्योंकि हवा विद्युत की सुचालक है। तो इस तरह से ये आवेश लगातार वायु में प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे कि उनकी तीव्रता नहीं रह पाती। यानी कि जब बादलों के अंदर आवेश इकट्ठे ही नहीं होंगे तो उनकी तीव्रता भी नहीं रहेगी, और जब उनकी तीव्रता नहीं होगी तो फिर उनका एक साथ में अचानक से वायु के अंदर प्रवाह भी नहीं होगा, और जब इनका एक साथ में वायु के अंदर प्रवाह नहीं होगा तो इनके एक साथ में वायु के अंदर प्रवाह होने से जो घर्षण उत्पन्न होने की वजह से जो चमक उत्पन्न हो रही थी वह भी उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब है तड़ित या आकाशीय बिजली उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से बादलों और हवा का सुचालक होने की स्थिति में तड़ित या आकाशीय बिजली उत्पन्न नहीं होगी। प्रश्न संख्या 7, यदि बोतल में जल एक निश्चित ऊंचाई तक भर दिया जाए तो दर्शाए गए चित्र 6.24 के अनुसार दो समान गुब्बारे क और ख का क्या होगा? क्या दोनों गुब्बारे फूलेंगे? यदि हाँ तो क्या वे समान रूप से फूलेंगे? अपने उत्तर को समझाइए। तो देखिए ये चित्र दे रखा है 6.24, इसमें हम क्या दिख रहे हैं, एक बोतल है, इस बोतल से ये समान आकार के दो गुब्बारे हैं क और ख, और इन दोनों गुब्बारे समान ऊंचाई पर हैं।
यानी कि समान ऊंचाई पर बंधे हुए हैं। इसके अलावा इस बोतल के अंदर जो जल भरा गया है उसकी ऊंचाई भी समान है, यानी कि जो जल स्तर है वह भी इन दोनों गुब्बारों के लिए समान है। तो अब देखिए, जब जल की ऊंचाई बराबर है तो इन दोनों के ऊपर जो जल का दाब लग रहा है वह भी समान होगा। तो जब जल का दाब समान है तो दोनों गुब्बारों के फूलने की जो स्थिति होगी वो भी समान होगी। अब उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे? चूंकि दोनों गुब्बारे एक समान आकार के हैं और एक समान ऊंचाई पर ये बंधे हुए हैं, इसीलिए उन पर लगने वाला दबाव भी समान होगा। इसीलिए जब बोतल में जल को एक निश्चित ऊंचाई तक भरा जाता है तो चित्र 6.24 के अनुसार दोनों समान गुब्बारे के और ख समान रूप से फूलेंगे। प्रश्न संख्या 8, व्याख्या कीजिए कि झंझावात चक्रवात में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। उत्तर है, जब महासागर का गर्म जल वाष्प में बदलता है तो आसपास की वायु गर्म और आर्द्र होकर के ऊपर उठती है, जिससे कि एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। वहां की आसपास की ठंडी वायु तेजी से इस क्षेत्र में आती है और चक्रण करती है। यानी कि जब महासागरों का जो जल होता है वह सूर्य की ऊष्मा पाकर के जब गर्म होता है तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्मी को पाती है और गर्मी पाकर के वो तेजी से जल वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उठती है। तो अब जब ये हवा ऊपर उठ जाती है तो इसकी जगह पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में आसपास की जो ठंडी हवा होती है वह अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में तेजी से अंदर की तरफ आती है और फिर यह हवा भी गर्म होकर के फिर से ऊपर की तरफ उठती है। तो इस प्रकार से हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना और उसकी जगह पर ठंडी हवा का तेजी से आना, तो ये चक्रण या ये साइकिल लगातार चलता रहता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, जब ये लगातार बहुत तेजी से होती रहती है, गर्म हवाओं का उठना और उसकी जगह पर ठंडी हवाओं का आना, तो इस प्रक्रिया से झंझावात उत्पन्न होते हैं और ये झंझावात चक्रवात के अंदर बदल जाता है और इस चक्रवात की वजह से तेज पवन और भारी वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 9, चित्र 6.25 में गर्मियों की दोपहर के समय में समुद्र तट पर पेड़ों को दर्शाया गया है। पहचानिए क अथवा ख में स्थल किस ओर है। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये चित्र 6.25 है जिसमें यहाँ पर ये समुद्र तट पर पेड़ों के दृश्य को दर्शाया गया है और इसमें हमें बताना है कि क और ख ये दो भाग हैं, तो स्थल इसमें किस ओर है। तो देखिए, यहाँ पर जो पेड़ों की स्थिति है उसको देख करके हमें क्या पता चल रहा है कि पेड़ यहाँ बाईं तरफ झुके हुए हैं। इसका अर्थ है कि जो हवा है वह दाईं भाग की तरफ से चल रही है। तो हवा ख भाग से क भाग की ओर चल रही है। तो अब हमें ये बताना है कि जो स्थल है वो किस ओर है। तो अब देखिए, हम इसे लिखेंगे किस प्रकार से इसका उत्तर कि चित्र 6.25 में गर्मियों की दोपहर के समय में समुद्र तट पर पेड़ों को दर्शाया गया है। गर्मियों की दोपहर के समय में समुद्र स्थल यानी कि समुद्र का तट या आसपास का क्षेत्र ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिससे कि स्थल के ऊपर की हवा है वह हल्की और गर्म होकर के ऊपर उड़ती है। इससे स्थल पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र की ठंडी हवा उच्च दाब वाले क्षेत्र से स्थल पर यानी कि निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है। पेड़ों का क की ओर झुकना यह दर्शाता है कि हवा ख से क की ओर बह रही है, इसीलिए क की ओर स्थल या भूमि है और ख की ओर समुद्र है। प्रश्न संख्या 10, ऐसे किसी क्रियाकलाप या एक्टिविटी का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाए कि वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। तो इसके लिए देखिए, हम जो एक्टिविटी करेंगे वह क्या है, ये दो गुब्बारे लेंगे और एक स्ट्रॉ लेंगे और इसके माध्यम से हम दर्शाएंगे कि वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। तो इसके लिए देखिए, हमें सामान चाहिए दो समान गुब्बारे, एक नलिका या स्ट्रॉ, रबर बैंड या धागा। अब प्रक्रिया यानी कि किस प्रकार से हमें ये क्रियाकलाप करना है। तो इसके लिए देखिए, सर्वप्रथम एक गुब्बारे में हवा भर करके उसका मुंह बांध देंगे। यह गुब्बारा उच्च दाब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इस तरह से दो गुब्बारे लेंगे, ये दो समान आकार के गुब्बारे लेंगे। एक गुब्बारे में हम हवा भर देंगे, उसके मुंह को हम बांध देंगे अच्छी तरह से रबड़ से या किसी धागे से। तो अब यह गुब्बारा फूल गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह फूला हुआ गुब्बारा उच्च वायुदाब के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यहाँ पर वायु का दबाव उच्च है। आगे इसके पश्चात एक नलिका या स्ट्रॉ लेकर के उसका एक सिरा हवा भरे हुए गुब्बारे में डालेंगे और रबर बैंड से बांध देंगे। अब इस गुब्बारे में देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्ट्रॉ या नलिका का इसके अंदर डाल देंगे और उसको फिर एक रबर बैंड से या धागे से बांध देंगे। इस नलिका या स्ट्रॉ का दूसरा सिरा बिना हवा भरे हुए गुब्बारे के मुंह में डाल देंगे और उसे भी बांध देंगे। अब जो हमने एक खाली गुब्बारा एक और लिया था, उस गुब्बारे के मुंह में इस नलिका का या स्ट्रॉ का दूसरा सिरा डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से रबर बैंड से या धागे से बांध देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, जिससे कि हवा इसमें से बाहर ना निकले।
अब हवा भरे हुए गुब्बारे का मुंह खोल देंगे और अवलोकन करेंगे कि क्या होता है। क्या वह हवा इस स्ट्रॉ की सहायता से इस गुब्बारे के अंदर भरना शुरू हो जाती है? तो इसका हम अवलोकन करेंगे। तो देखिए, अवलोकन करने पर हम क्या पाते हैं कि जब हम हवा भरे हुए गुब्बारे का मुंह खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हवा उच्च दाब वाले गुब्बारे से निम्न दाब वाले यानी कि खाली गुब्बारे में बहती है, जिससे कि दूसरा गुब्बारा भी फूलने लग जाता है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह क्रियाकलाप या यह एक्टिविटी यह दर्शाती है कि वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है, जब तक कि दोनों गुब्बारों में दाब समान नहीं हो जाता है। यानी कि इस फूले हुए गुब्बारे में से हवा तब तक बहती है जब तक कि ये जो बिना फूला हुआ गुब्बारा है इसके अंदर भी हवा समान नहीं हो जाए। जब हवा समान हो जाएगी तो दोनों के अंदर वायु का दबाव भी समान हो जाएगा, तब इस फूले हुए गुब्बारे में से हवा का बहना बंद हो जाएगा। तो यह क्रियाकलाप हमें यह समझाता है कि वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 11, तड़ित झंझा क्या है? इसके निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तड़ित यानी आकाशीय बिजली और झंझा यानी तेज तूफान, इन दोनों के मिले जुले रूप को कहते हैं तड़ित झंझावात। तो अब हमें बताना है कि तड़ित झंझावात की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो उत्तर है कि तड़ित झंझावात एक प्राकृतिक घटना है जिसमें कि तेज वायु, तड़ित और गरज के साथ में बारिश होती है। तड़ित झंझावात को 3 भागों में समझते हैं। सबसे पहले हम समझें कि झंझावात किसे कहते हैं। तो देखिए, झंझावात की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब स्थल या भूमि गर्म होता है तो गर्म और आर्द्र यानी कि पानी से युक्त या जल वाष्प से युक्त वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। इससे एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न दाब के क्षेत्र को आसपास की उच्च दाब वाली ठंडी वायु घेर लेती है। यह ठंडी वायु भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे ही ये ऊपरीगामी यानी कि ऊपर जाने वाली वायु फैलती है वह ठंडी हो जाती है। यानी कि जो गर्मी पाकर के वायु ऊपर उठी थी वह ऊपर जाकर के वहां पर तापमान कम होता है, यानी कि उसे ठंडक मिलती है, तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने की वजह से क्या होता है, आर्द्र वायु में उपस्थित नमी ठंडी होकर के संघनित होकर के पानी की बूंदों में बदल जाती है। यानी कि जब इस वायु को ठंडक मिलती है तो इसके अंदर की जो ऊष्मा है वह तो वातावरण में मुक्त हो जाती है और इसके अंदर जो नमी मौजूद होती है वह छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये जो जल की बूंदें हैं इनसे बादलों का निर्माण होता है। यानी कि जल की बूंदें आपस में इकट्ठी होती रहती हैं, बड़ी होती रहती हैं और ये बादलों का निर्माण करती हैं। पानी की ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर के फिर भारी बूंदें बनती हैं जो कि वर्षा, ओले और बर्फ के रूप में स्थल पर वापस गिरती हैं। तीव्र वायु के साथ में होने वाली वर्षा को झंझावात कहते हैं। यानी कि ऐसी वर्षा जिसमें बहुत तेजी से हवा भी चले और बरसात भी आए उसे कहते हैं झंझावात। अब इसी में देखिए दूसरे भाग को हम समझें कि तड़ित किसे कहते हैं, यानी कि जो आकाशीय बिजली है उसे हम कैसे कहते हैं, उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, वह कैसे बनती है। तो सबसे पहले गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती है जिससे कि एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वायु एक दूसरे के विरुद्ध घर्षण करती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ गर्म वायु उठती है, उसके स्थान पर फिर ठंडी वायु आ जाती है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ उठती हुई वायु और नीचे की तरफ आती हुई वायु एक दूसरे से टकराती हैं। तो टकराने से क्या है, घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण के कारण बादलों में स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। वायु के कुचालक होने के कारण ये आवेश वहीं पर यानी कि बादलों में ही इकट्ठे होते रहते हैं। लेकिन जब ये आवेश बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं, यानी कि बादलों के अंदर जब इन आवेशों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वायु पर भारी दबाव बढ़ जाता है और इस दबाव को वायु रोक नहीं पाती है। यानी कि जो वायु अभी तक विद्युतरोधी का कार्य कर रही थी अब वह अपना विद्युतरोधी गुण खो देती है और ये आवेश अपनी पूरी ताकत के साथ में वायु में प्रवेश करते हैं। पूरी ताकत के साथ में वायु में प्रवेश करने और टकराने से क्षण भर के लिए एक चमक या प्रकाश उत्पन्न होता है और इस चमक को ही तड़ित कहा जाता है। अब देखिए इसी में ही हम तीसरा पॉइंट समझें कि गर्जन किसे कहते हैं। यानी कि जब आकाशीय बिजली चमकती है तो कभी कभी हमें कड़कड़ाहट या गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। तो वह क्यों उत्पन्न होती है, तो तड़ित की तीव्रता से आसपास की वायु गर्म हो जाती है और उसका तेजी से प्रसार होता है, जिसके कारण तेज ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे कि हम गर्जन कहते हैं। जब तेज वायु, चमक और गरज के साथ में बारिश होती है तब ही हम इसे तड़ित और झंझावात कहते हैं। यानी कि जब आकाशीय बिजली भी चमके, उसके साथ में बहुत तेजी से वायु भी बहे और गर्जना भी हो और इन सब के साथ में बारिश भी हो, तो इन सब को मिले जुले रूप में हम
तड़ित झंझावात कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके कारण तड़ित उत्पन्न होती है। यानी कि आकाश में जो आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है उसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हमें समझाना है। तो देखिए, तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम तड़ित झंझा वाले प्रश्न में भी समझ चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया में सबसे पहले गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती है जिससे कि एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वायु एक दूसरे के विरुद्ध घर्षण करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो बादलों में एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब ये आवेश अधिक मात्रा में हो जाता है तो वायु का विद्युत रोधी गुण समाप्त हो जाता है जिससे कि अचानक से आवेश का प्रभाव होता है और तड़ित उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में बादलों के बीच और बादलों तथा धरातल के बीच में विपरीत आवेश टकराते हैं जिससे कि तड़ित और गर्जन उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 13, व्याख्या कीजिए कि प्रदर्शन पट यानी कि बैनर और विज्ञापन पट यानी कि होर्डिंग्स में छिद्र क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर है कि प्रदर्शन पट या बैनर और विज्ञापन पट यानी कि होर्डिंग्स में छिद्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वायु का दबाव जब प्रदर्शन पट और विज्ञापन पट पर पड़े तो वह वायु आसानी से उन छिद्रों के माध्यम से गुजर सके। इससे जो बैनर या प्रदर्शन पट और जो विज्ञापन पट या जो होर्डिंग्स होते हैं वे उड़ते नहीं हैं, फटते नहीं हैं और वे स्थिर रहते हैं और उन पर वायु के दाब को वे कम करते हैं। अब देखिए, पाठ के अंदर जो एक्टिविटीज दे रखी हैं उनको भी समझ लेते हैं। क्या द्रव भी दाब डालते हैं? तो इसे हम समझेंगे क्रियाकलाप 6.1। आइए प्रयास करें और जानें। प्रयास क्या करना है, यह समझना है कि क्या द्रव भी दाब डालते हैं। अब इसके लिए देखिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। चित्र 6.5 के दिखाए अनुसार एक समान लंबाई के लगभग 25 सेंटीमीटर और अलग अलग व्यास वाले दो पारदर्शी कांच अथवा प्लास्टिक के पाइप लेंगे। तो देखिए, इस तरह के हमें दो कांच या प्लास्टिक के पाइप लेने हैं और इनकी जो लंबाई है वह तो समान है यानी कि 25 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई तो इन दोनों की समान है। अंतर क्या है कि ये दोनों अलग अलग व्यास के हैं, यानी कि एक थोड़ा पतला है और एक ये थोड़ा मोटा है। दो अच्छी गुणवत्ता के रबड़ के गुब्बारे लेकर के इन्हें प्रत्येक पाइप के एक सिरे पर लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए, दो एक जैसे गुब्बारे लेंगे, इनकी क्वालिटी अच्छी होगी और इन्हें पाइप के जो एक एक सिरा है उसके ऊपर इस प्रकार से लगा देंगे। और चित्र 6.5 के अनुसार पाइपों को स्टैंड पर कस देंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर इन पाइपों को अच्छी तरह से कस देंगे जिससे कि ये पाइप गिरे ना। अब जल से दोनों पाइपों को समान स्तर तक लगभग आधा भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जल स्तर है तो दोनों पाइपों में बिल्कुल समान है। तो अब देखिए, अवलोकन करने पर देखते हैं कि दोनों गुब्बारे फूल जाते हैं और समान रूप से फूल जाते हैं। इस क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यद्यपि दोनों पाइपों के अलग अलग व्यास के होने के कारण इनमें जल का भार भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी जो दोनों गुब्बारे हैं ये समान रूप से फूलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो जल भरा है वह हमने एक निश्चित ऊंचाई पर दोनों में भरा है, यानी कि दोनों पाइपों में जल की जो ऊंचाई है उसको हमने एक जैसा रखा है। तो जब हमने जल की ऊंचाई को एक जैसा रखा है तो वो जल दोनों गुब्बारों पर समान रूप से दबाव डालता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दोनों पाइपों के अलग अलग व्यास होने के कारण, उनकी अलग अलग मोटाई होने के कारण इनमें जल का भार भिन्न भिन्न है, तब भी दोनों गुब्बारे समान रूप से फूलते हैं। इसका अर्थ है कि पाइपों में जल का भार अर्थात पाइपों का अलग अलग व्यास गुब्बारों में फैलाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि ये जो गुब्बारे समान मात्रा में फूले हैं उनके पीछे जो कारण है वह क्या है? वह हमने जल का जो समान मात्रा में इसकी ऊंचाई ली है वह इसके लिए उत्तरदायी है, ना कि पाइपों का व्यास। यानी कि पाइप चाहे कितना भी मोटा हो चाहे कितना भी पतला हो, पाइप के अंदर जो पानी भरी है उसकी मात्रा इन गुब्बारों को फुलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि हमने इन पाइपों के अंदर जल एक निश्चित ऊंचाई तक भरा है तो ऊंचाई ही इन गुब्बारों के ऊपर जो दबाव डालती है जिसकी वजह से ये फूलते हैं, तो वह दाब ही इन गुब्बारों को फुलाने में सहायक होता है। तो इस तरह से जो द्रव हैं वे दाब डालते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 6.2, आइए पता लगाएं। और पता क्या लगाना है कि क्या द्रव पात्र की दीवारों पर भी दबाव डालते हैं। यानी कि हमने देखा कि द्रव हैं वे सतह पर दबाव डालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या द्रव पात्र की दीवारों पर भी दबाव डालते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए कि एक उपयोग की हुई प्लास्टिक की बोतल लेंगे और उसका ढक्कन हटा देंगे। इस तरह से ये प्लास्टिक की बोतल लेंगे, इसका ढक्कन हटा देंगे। अब एक कील अथवा सुई की सहायता से चित्र 6.7 में दिखाए अनुसार बोतल में तल के समीप की पार्श्व सतह पर तल से समान ऊंचाई पर 4 छोटे छोटे छिद्र कर देंगे।
तो अब क्या करेंगे, बोतल की जो तला है इस तले से समान ऊंचाई पर इसमें हम 3, 4, 5 छेद कर देंगे। यानी कि ये बोतल का तला है और इस बोतल के तले से जो छेद करेंगे उन छेदों की ऊंचाई है, मान लीजिए हमने एक छेद करा 1 सेंटीमीटर पर, तो जो दूसरा छेद करेंगे उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी, तीसरा छेद करेंगे उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से छेदों की संख्या हम कितने भी कर सकते हैं, बस तले से उनकी ऊंचाई है वह समान रहनी चाहिए। चिपकाने वाली टेप की सहायता से छिद्रों को बंद करके बोतल को जल से भर देंगे। अब ये जो हमने छेद करे थे इनके ऊपर टेप लगा देंगे और इसके अंदर पानी भर देंगे बोतल के अंदर। अब एक ही समय पर सभी छिद्रों से टेप को हटा देंगे। तो अब देखिए, जब बोतल में इन छेदों के ऊपर जो टेप लगाई थी, जब हम उस टेप को एक साथ में हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस तरह से इन छिद्रों में से पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि पानी काफी दूर तक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम देखते हैं कि बोतल के पार्श्व छिद्रों से जल बाहर की ओर बह रहा है। इस अवलोकन से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जल पात्र की दीवारों पर दाब डालता है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव केवल पात्र के तल पर ही दाब नहीं डालता है, अपितु दीवारों पर भी दाब डालता है। वस्तुतः द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है। यानी कि तल के ऊपर तो हमने देखा गुब्बारा वाले क्रियाकलाप में कि किस तरह से गुब्बारे फूल जाते हैं, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से यह सतह के ऊपर भी दाब डाल रहा है। इस द्रव के दाब डालने की वजह से ही पानी इन छिद्रों में से बहुत तेजी के साथ में बहुत दूर तक गिरता है। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है कि द्रव तल के साथ साथ में जो पात्र की दीवारें हैं उसके ऊपर भी समान रूप से दाब डालता है, अर्थात द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। क्रियाकलाप 6.4 आइए करके देखें। तो देखिए क्या प्रयोग करके देखेंगे हम कि वायुमंडल किस प्रकार से दाब आरोपित करता है, यानी कि किसी भी वस्तु के ऊपर किस प्रकार से वायुमंडल दाब लगाता है, और इसे हम समझेंगे एक रबड़ चूसक के प्रयोग के द्वारा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, एक उच्च गुणवत्ता वाला, एक अच्छी क्वालिटी वाला रबर का चूसक लेंगे और इसे चित्र 6.11 के अनुसार एक समतल चिकने पृष्ठ पर बलपूर्वक दबाएंगे। इस तरह से एक चिकनी सतह ले लेंगे और उस चिकनी सतह के ऊपर इस रबड़ चूसक को हम दबा देंगे। हम अनुभव करते हैं कि सतह पर बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अब इसे जब हम खींचने का प्रयास करते हैं तो इसे बाहर खींचने में कठिनाई होती है, यानी कि जब इस चूसक को हम पकड़ करके बाहर की तरफ खींचते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यह अपनी सतह से नहीं छूटता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब हमने इस रबड़ चूसक को इस चिकनी सतह के ऊपर जब चिपकाया था तो क्या होता है, इस चिकनी सतह और रबड़ चूसक के मध्य में जो हवा है वो बिल्कुल न्यूनतम रहती है। तो हवा न्यूनतम होने की वजह से ये चूसक इस सतह पर आसानी से चिपक जाता है। तो अब जब अंदर हवा है नहीं तो उसका दाब भी नहीं होता है, यानी कि निम्न दाब रह गया। लेकिन बाहर की जो हवा है वह इसके ऊपर लगातार दाब बना के रखती है, यानी कि बाहर तो है उच्च दाब और अंदर है इसके निम्न दाब। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों के दाबों में अत्यधिक अंतर है तो जब हम इस चूसक को खींचने का प्रयास करते हैं तो यह चूसक अपनी सतह से नहीं छूटता है। तो देखिए, जब हम चूसक को दबाते हैं तो उसके कप एवं पृष्ठ जिस पर कि यह रखा गया है उसके बीच की अधिकतम वायु बाहर निकल जाती है एवं भीतर का वायु दाब कम हो जाता है। चूसक सतह से इसलिए चिपक जाता है क्योंकि चूसक के चारों ओर वायु दाब चूसक के भीतर की वायु के द्वारा डाले गए दाब से अधिक हो जाता है, क्योंकि अंदर तो वायु है नहीं तो इसलिए दाब भी निम्न है। चूसक को सतह से खींचने के लिए लगने वाला बल पर्याप्त होना चाहिए ताकि चूसक के बाहर और भीतर के दाब के अंतर को पार किया जा सके, यानी कि जब दोनों दाबों का जो अंतर है वो बराबर हो जाएगा तब यह चूसक आसानी से उस सतह से छूट जाएगा। वायुमंडलीय दाब 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 बाई 15 क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के द्वारा लगने वाला बल उस गुरुत्वीय बल के लगभग समान होता है जो 225 किलोग्राम द्रव्यमान के यानी कि 2250 न्यूटन के पिंड पर लगता है। इतना भार होने के पश्चात भी हम इसलिए नहीं दबते हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के समान है और यह बाहर से लगने वाले दाब को संतुलित कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब शरीर के अंगों ऊतकों में जो तरल पदार्थ बह रहा है उससे और गैसों की गति के कारण होता है। अब देखिए क्रियाकलाप 6.6 आइए अवलोकन करें। अवलोकन हमें किस बात का करना है कि तीव्रगामी पवन से वायु दाब घट जाता है, यानी कि जब बहुत तेजी से हवा बहती है तो उससे वायु दाब कम हो जाता है या घट जाता है।
तो इसे देखिए हम समझेंगे इस प्रयोग के द्वारा। तो इसे हमें क्या क्या सामान चाहिए। लगभग समान माप के 2 गुब्बारे लेंगे और उन्हें फुला करके प्रत्येक को अलग अलग डोरी से बांध देंगे। तो इस तरह से ये 2 गुब्बारे लेंगे और दोनों को अलग अलग डोरी से हम बांध देंगे, यानी कि इनके मुंह को हम डोरी से बांध देंगे। दोनों गुब्बारों को 6 से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर चित्र 6.13 के अनुसार एक छड़ से लटका देंगे। इस तरह से एक छड़ लेंगे और इसमें इनके बीच में 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे और दोनों को अलग अलग किनारों पर इस तरह से लटका देंगे। अब देखिए क्या करना है। अब गुब्बारों के बीच के संकरे स्थान में फूंक मारेंगे। अब और अधिक वेग से फूंक मारेंगे तो हम देखते हैं कि जब 2 गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों गुब्बारों के बीच में फूंक मारने से उनके बीच में निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। अतः गुब्बारों के चारों ओर की वायु का अधिक दाब होने से उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। और हमने यह अवलोकन भी किया है कि अधिक वेग से फूंक मारने से गुब्बारे भी अधिक वेग से एक दूसरे के निकट आते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीव्रगामी पवन से वायु दाब घट जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अध्याय 6 के सभी परिभाषाएं, पाठ के अंदर के प्रश्न, पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर और पाठ के अंदर जितने भी क्रियाकलाप दे रखे हैं उन सभी को हमने समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 7 द्रव्य की कणीय प्रकृति, इस पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, क्रियाकलापों को और परिभाषाओं को समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।